नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे कि गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना। हम पूरी की पूरी स्टोरी को विस्तार से कवर करने वाले हैं और ऑपरेशन विजय को भी देखने वाले हैं। तो आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत में दो एक ऐसी स्टेट्स थी जो आज के समय स्टेट्स हैं, जो काफ़ी समय तक भारत का हिस्सा नहीं थी। सबसे पहले आती है सिक्किम, दूसरा आता है गोवा। सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना? सिक्किम्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो सिक्किम कैसे भारत का हिस्सा बना, इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में विस्तार से एनिमेशन के माध्यम से पूरी स्टोरी कवर कराई है। आप उसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और इससे सवाल भी बन सकता है। तो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन दूसरा स्टेट जो आज के समय इंडिया का स्टेट है, जो 1947 या उसके काफ़ी साल बाद, मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा कि कैसे गोवा भारत का हिस्सा बना। तो काफ़ी समय तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। ये 1961 तक पोर्तुगीज़ कॉलोनी थी, यानी 1961 तक यहाँ पे पोर्तुगीज़ का राज था। तो कैसे ये भारत का हिस्सा बना, इस पूरी की पूरी स्टोरी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एंड में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। देखिए, पोर्तुगीज़ इनक्लेव जो है इंडिया में, उसको कलेक्टिवली इस्टाडो डा इंडिया कहा जाता था। अब यहाँ पे गोवा आता है, दमन एंड दीव आता है, दादर और नगर हवेली आता है। यहाँ पे ये पोर्तुगीज़ का राज था काफ़ी सालों तक, आज़ादी के बाद भी। और इसलिए इन सारों को क्या कहा जाता था, जितने भी इंडिया में पोर्तुगीज़ के इनक्लेव्स थे उनको कलेक्टिवली इस्तादो दा इंडिया बोला जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो इस्तादो दा इंडिया, यानी इंडिया में पोर्तुगीज़ के इनक्लेव्स थे, इनको इस्टेब्लिश करना 1400 में शुरू किया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा। पोर्तुगीज़, अब सब जानते हैं कि जब हम भारत में यूरोपियंस का आगमन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले पोर्तुगीज़ ही आते हैं। तो अर्लीस्ट कॉलोनियल होल्डिंग थी हमारे भारत में, गोवा हो, दादर एंड नगर हवेली हो या फिर दमन एंड दीव हो। इन सारों को, जितने भी इंडिया में पोर्तुगीज़ के इनक्लेव्स थे, उनको क्या कहा जाता था, इस्तादो दा इंडिया। कब से इस्टेब्लिश हुआ? 1400 से। और यह अर्लीस्ट कॉलोनियल होल्डिंग थी। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए और सबसे लेट भी पोर्तुगीज़ इस देश से गए। अब देखिए, गोवा में जो पोर्तुगीज़ का रूल था उसको रेजिस्टेंस तो काफ़ी समय से मिलने लगी, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस थी इसने कंक्रीट शेप ली अर्ली 20th सेंचुरी में। शुरू की जो 20वीं शताब्दी थी उसमें पोर्तुगीज़ को जो रेजिस्टेंस मिलती थी वहाँ के लोकलाइट्स के द्वारा या भारतीयों के द्वारा, वो कंक्रीट शेप लेने लगी अर्ली 20th सेंचुरी में। इसमें बहुत बड़ा योगदान है त्रिस्टाओ दे ब्रांका कुन्हा का। ये है त्रिस्टाओ दे ब्रांका कुन्हा। अब इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोर्तुगीज़ के रूल को रेजिस्ट करने के लिए गोवा में। ये त्रिस्टो दे ब्रांका कोना एक फ्रेंच एजुकेटेड गोवन इंजीनियर थे और इन्होंने गोवा कांग्रेस कमेटी इसको बनाया था पोर्तुगीज़ इंडिया में। तो सबसे पहले गोवा कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है एक फ्रेंच एजुकेटेड गोवन इंजीनियर के द्वारा, जिनका नाम था त्रिस्ताओ दे ब्रांका कुन्हा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। अब ये कब बनाई गई? 1928 में बनाई गई। ये ईयर भी ध्यान रखिएगा। गोवा कांग्रेस कमेटी जो पोर्तुगीज़ इंडिया में त्रिस्टाओ दे ब्रांका कुन्हा ने बनाई, जो कि एक फ्रेंच एजुकेटेड गोवन इंजीनियर थे, वो कब बनाई गई? 1928, 1928 में। अब बाद में गोवा कांग्रेस जो थी वो उसको एफिलिएट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, यानी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गई। उसके बाद जो कुन्हा थे, वही फ्रेंच इंजीनियर जिन्होंने गोवा कांग्रेस कमेटी बनाई, उन्हीं को इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बना दिया गया जब इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जोड़ा गया। अभी यहाँ से गोवा की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसकी शुरुआत होती है। अब किसी भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या होता है, मास डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पर भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि भैया ये भारत है, ये गांधी की धरती है, यहाँ पे वायलेंस का समर्थन नहीं किया जाता है मुख्यतः। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि दो ऐसे भी गोवा में पार्टियां आई जिन्होंने वायलेंस का सहारा लिया। मगर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गोवा कांग्रेस कमेटी जुड़ी और कुन्हा को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे मास डेमोन्स्ट्रेशन हुई और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि ये हमारा भारत है, ये बापू का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है।
महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्लर्क से लेकर तो यूपीएससी तक। ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप एग्जामिनेशन में गलत कर करेंगे। अब हालांकि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट थे वो इनिशियली तो नॉन वायलेंट थे, मगर यहाँ पे कुछ आर्म ग्रुप्स की भी एंट्री हुई, जैसे कि आज़ाद गोमांतक दल और दूसरा था यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस। जैसे हम भारत के जब फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं नरम दल, गरम दल, और फिर हम देखते हैं रिवोल्यूशनरीज जिन्होंने आर्म्स उठाई। तो उसी प्रकार से जो आर्म ग्रुप थे वो गोवा लिबरेशन या गोवा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी देखने को मिले, जहाँ पर ये दो दल मुख्य आते हैं, आज़ाद गोमांतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस। इन्होंने काफ़ी वायलेंट अटैक्स किए, जिनका कारण था कि जो पोर्तुगीज़ रूल है उसे वीक किया जाए। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने पूरा का पूरा लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया इस पूरी मूवमेंट को। जो भी ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी गोवा की, यहाँ पे भारत के जो सरकार है उसने पूरा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग ले रहे हैं, उन लोगों को पूरा लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी की पूरी मूवमेंट को प्रोवाइड करी। लेकिन अब यहाँ पे गोवा पोर्तुगीज़ के अंडर है, गोवा में प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट पोर्तुगीज़। क्या ये पोर्तुगीज़ चुप बैठेंगे? ऑब्वियस ही बात है कि ये चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पे पोर्तुगीज़ ने काफ़ी सख्त कदम उठाए इस पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट मूवमेंट को वीक करने के लिए। यहाँ पे मास अरेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया और कई बार यहाँ पे पुलिस फायरिंग्स भी देखने को मिली। तो इस प्रकार से जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रही थी, जहाँ पे कई लोग नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कई लोगों ने आर्म्स भी उठाए हैं, उनके खिलाफ पोर्तुगीज़ ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारा भारत जो है ये लड़ाई झगड़े या इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है। हम बातचीत में, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में भरोसा करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट है उनके बीच में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई 27 फरवरी 1950 में। यहाँ पे हम ये चाहते थे कि जितने भी ये इस प्रकार के इनक्लेव्स हैं इन्हें पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से भारत को लौटा दिया जाए। लेकिन जो पोर्तुगीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था अंटोनियो दे ओलिवेरा सालाज़र, इन्होंने इसके लिए मना कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी गोवा लिबरेशन वॉर हुआ तो उस समय पोर्तुगीज़ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सालाज़ार, एंटोनियो दे ओलिवेरा सालाज़ार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है। इन्होंने ये कहा कि गोवा और बाकी जितने भी इनक्लेव्स हैं, जैसे कि दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली हैं, ये पोर्तुगीज़ की कॉलोनीज़ नहीं हैं, बल्कि ये जो मेन मेट्रोपॉलिटन पोर्तुगल है ये उसका पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र की बात है ये नॉन नेगोशिएबल है, ट्रांसफ़र करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये हमारी कॉलोनीज़ नहीं हैं, ये हमारे मेट्रोपॉलिटन पोर्तुगल का पार्ट है। अब जब उन्होंने ये बात कही तो उसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया? इन्होंने तर्क ये दिया, आर्गूमेंट ये दी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब गोवा के ऊपर पोर्तुगीज़ का रूल इस्टेब्लिश हुआ था। तो एक जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब गोवा के ऊपर पोर्तुगीज़ ने राज करना शुरू किया था। ये आर्गूमेंट यहाँ पे सालाज़ार के द्वारा दी गई, जो पोर्तुगीज़ के प्राइम मिनिस्टर थे। अभी यहाँ पे बात है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया भले ही एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन तुम फॉरेन पावर हो भाई साहब, तुम गोवा के ऊपर फॉरेन पावर हो, तुम गोवा के लोग नहीं हो, तुम बाहर से गोवा के ऊपर आए और तुमने इसको कॉलोनाइज़ किया। कॉलोनाइजेशन का मतलब है ना, अब तुम तो ये कहोगे कि अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था तो फिर तो गोरे भी आके यही कहेंगे कि भैया रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब हमने ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर राज किया, तो फिर तो कभी आज़ादी अंग्रेज़ों से भी नहीं मिलती। तो ये बहुत ही घटिया सा तर्क है ना, ये मतलब बहुत ही बड़ा कुतर्क है कि अगर आप ये कह रहे हो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तुम फॉरेन पावर हो, तुम कॉलोनियल हो, तुम बाहर से आए हो, तुमने यहाँ पे राज किया है, राइट। तो ये बहुत ही कुतर्क था, लेकिन ये आर्गूमेंट दी गई ये कहते हुए कि गोवा पोर्तुगीज़ की कॉलोनी नहीं है, बल्कि ये मेट्रोपॉलिटन पोर्तुगल का पार्ट है। हालांकि इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशंस है वो एस्केलेट हुई, हमने फिर से फर्दर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करी और सब्सिक्वेंट यानी बाद में जितनी भी नेगोशिएशंस हुई वो सारी की सारी फेल होती गई। पोर्तुगीज़ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि गोवा में वो बाहर से आके राज कर रहे हैं, ये कॉलोनियल हैं। अब इसके बाद इंडिया ने लिस्बन, जो कि पोर्तुगल की कैपिटल है, तो यहाँ से अपने जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस थे उनको विदड्रॉ कर लिया, यानी वापस बुला लिया। ये हुआ 11 जून 1953 को। फिर आता है 15 अगस्त 1955। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने पूरे देश को दहला दिया। यहाँ पे
अनआर्म्ड इंडियन एक्टिविस्ट यानी कुछ भारतीय एक्टिविस्ट जिनके पास कोई आर्म्स एंड एमुनिशन नहीं था, वो वहाँ की पुलिस प्रशासन के लिए या गवर्नमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं थे, वो सिंपली गोवा में एंटर हो रहे थे। लेकिन पोर्टुगीज़ पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग करी, जिसकी वजह से 21 से 30 जो अनआर्म्ड इंडियन एक्टिविस्ट थे उनकी मृत्यु हो गई। इसकी वजह से पोर्टुगीज़ की जो प्रेजेंस है भारत में, खासकर गोवा में और दमन एंड दिऊ, दादर और नगर हवेली में, उसके खिलाफ काफ़ी आउटरीच हुई। क्योंकि अगर आप किसी आर्म्ड व्यक्ति को मारो तब तो समझ में आता है कि आपको लगता है कि भाई ये कुछ केओस क्रिएट कर सकता है, किसी की जान ले सकता है। लेकिन आपने अनआर्म्ड इंडियन एक्टिविस्ट को मारा जो वहाँ पे गोवा में सिर्फ एंटर हो रहे थे। बिना मतलब के पोर्टुगीज़ पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें 21 से 30 की डेथ हो गई। तो इसकी वजह से पूरे भारत में काफ़ी आउटरेज हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। अब इस इंसिडेंट के बाद भारत ने सितंबर 1955 में जो गोवा में भारत का कौंसिल ऑफिस था उसको भी शट कर दिया, बंद कर दिया। अभी यहाँ पे जो सालाज़ार जो पोर्टुगल का प्राइम मिनिस्टर था वो यूनाइटेड नेशन गया और वहाँ पे उसने यूनाइटेड नेशन में अपील किया कि इस कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन किया जाए। लेकिन वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में सोवियत यूनियन के द्वारा इसको अपोजिशन का सामना करना पड़ा। अब ये कारण यहाँ पे आप देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रहा था और पूरी दुनिया जब यूक्रेन के खिलाफ थी, तो भारत में कॉमन मैन का जो सेंटिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा एंटाई रशियन नहीं बने। हो सकता है कि वहाँ पे यूक्रेन में जो इनोसेंट लोगों को मारा गया उसका हमें भी दुख हुआ, नो डाउट, उसको तो सारों का दुख होगा, कहीं पर भी इनोसेंट व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा एंटी रशियन आपके पास यहाँ पे विचारधारा देखने को नहीं मिली, क्योंकि जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है तो रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है और ये इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। और इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में भी कवर किया है कि कहाँ कहाँ पे रशिया ने इंडिया का साथ दिया और क्या कारण है कि इंडिया में जो आम जनता है, आम जनमानुस है, वहाँ पे एंटी रशियन जो एक विचारधारा है, मन है, वो नहीं बन पाया। तो इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरी बात, सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने सारे जीके क्वेश्चंस कवर किए हैं। कैसे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और यूएसएसआर की स्थापना हुई, फिर 90 के दशक में आके यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ और अलग अलग देश जिसमें यूक्रेन भी एक पार्ट है जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, अब एक अलग देश है, वो कैसे बना। पहले का जो सोवियत यूनियन है वो आज का रशिया है, लेकिन रशिया से टूट के और भी काफ़ी देश बने हैं जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे। तो उन जीके क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स और विस्तार से एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। दोनों वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन में रशिया ने तो विरोध कर दिया, लेकिन दूसरी एक जो सबसे पावरफुल स्टेट है या कंट्री है यूएसए, उसका क्या कहना था। यूएस के जो एम्बेसडर थे इंडिया में, जॉन केनेथ गालब्रेथ, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ओकेशंस में रिक्वेस्ट किया कि ये पूरा का पूरा जो इशू है इसको पीसफुली रिजोल्व किया जाए मीडिएशन के साथ और कंसेंसस बनाई जाए रैदर देन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। अब ये देखिए कि किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पॉइंट ऑफ टाइम में भारत के लिए बायस बन रहा है। वो हमें यह कह रहा है कि मीडिएशंस की जाए, लेकिन वो पोर्टुगल्स को नहीं समझा रहा है कि आपकी ये जो आपने ज़बरदस्ती कॉलोनी बना के रखी है इसको आज़ाद कर दिया जाए। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी और ख़ुद तुमने देखा है कि कॉलोनीज़ क्या होती हैं और कॉलोनाइजेशन क्या होती है। उसके बावजूद भी जब पोर्टुगीज़ की गोवा के ऊपर कॉलोनी की बात है तो आप पोर्टुगीज़ को नहीं समझा रहे हो कि आप छोड़ दो, बल्कि आप उल्टा इंडिया को समझा रहे हो कि आप मीडिएशन करो और कंसेंसस का सहारा लो, ना कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि जब गोवा आज़ाद हो जाएगा तो यूएसएसआर यानी रशिया पहला देश है जो भारत को कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, मगर उस समय भी यूरोपियन पावर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा क्रिटिसिज्म करेगा। वीडियो को अंत तक देखेगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे 21 से 30 लोगों की मृत्यु होती है अनआर्म्ड इंडियन एक्टिविस्ट की, जिनके ऊपर पोर्टुगीज़ पुलिस बिना मतलब की फायरिंग करती है। भारत अपना विरोध बताता है, लेकिन उससे जो सिचुएशन है वो अभी तक एस्केलेट नहीं होती है। सिचुएशन एस्केलेट होती है जब एक पैसेंजर बोट जो साबरमती से गुजर रही थी उसके ऊपर पोर्टुगीज़ अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर देते हैं। यहाँ पर भी तुम कॉमन सिविलियन के ऊपर हमला कर रहे हो और कॉमन सिविलियन को मार रहे हो। इस फायरिंग की वजह से काफ़ी पैसेंजर्स की मृत्यु हो जाती है और कई पैसेंजर्स बुरी तरह से
इंजर होते हैं। ये इतिहास में वो इंसिडेंट था जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हें कन्विंस किया कि अब ये समय है कि जो मिलिट्री एक्शन है उसको इनिशिएट करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो साबरमती में पैसेंजर बोट के ऊपर अनप्रोवोक्ड पोर्टुगीज़ फायरिंग हुई, ये वो एक इंसिडेंट था जहाँ पे हमारे भारत का जो सब्र का बांध है वो टूट गया और हमने बोला बस अब इससे ज़्यादा और कुछ हम सहन नहीं कर सकते, अब ये समय है कि जो मिलिट्री एक्शन है वो लेना पड़ेगा। 10 दिसंबर के दिन हमारे नेहरू जी ने प्रेस में आकर स्टेट किया कि कंटिन्यूएंस ऑफ गोवा अंडर पोर्टुगीज़ रूल इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी। अब ये इम्पॉसिबल है कि जो गोवा है उसको पोर्टुगीज़ रूल के अंडर कंटिन्यू किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, अब ये इम्पॉसिबल हो गया है। यहाँ पे अमेरिकन्स ने बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया कि अगर इस मैटर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता है तो हमारी तरफ से कोई भी मदद या सपोर्ट नहीं आने वाली है। यहाँ पे अमेरिका ने अपने स्टैंड जो था वो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर गोवा में जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो शुरू होती हैं 17 दिसंबर 1961 को। जो पोर्टुगीज़ गैरिसन था उसे इंडिया की मिलिट्री ने लैंड से, एयर से और सी से पूरे तरीके से कवर कर लिया और कुछ ही समय में पूरे के पूरे गोवा में जो पोर्टुगीज़ गैरिसन थे वो इंडियन आर्मी से भर गई। यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा हो गया। हमने लैंड, एयर, सी हर तरीके से उसके ऊपर कब्जा किया। अब यहाँ पे 18 दिसंबर की इवनिंग तक अधिकतम जो गोवा था वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंडियन फोर्सेस देखने को मिली, यानी कि यहाँ पे हर जगह जहाँ पे जा रहे थे तो इंडियन फोर्सेस ही थी। बहुत ज़्यादा इंडियन फोर्सेस वहाँ पे 18 दिसंबर की इवनिंग तक पहुँच गई। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गोवा में जो पोर्टुगीज़ की आर्मी थी उन्हें सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि आपने गोवा में किसी भी हद तक जो इंडियन आर्मी है उसे रेजिस्ट करना है जब तक हम पोर्टुगल से अपनी आर्मी मिलिट्री को डिस्पैच ना कर दें। अभी यहाँ पे ये तक कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का यूज़ किया जाए। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली इस पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पूरे तरीके से जो दुश्मन की आर्मी है, एनिमी की आर्मी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको मार काट दो। बेसिकली होता क्या है कि मान लो एक्स और वाई ये दो देश हैं, इनके बीच में युद्ध होता है, तो यहाँ पे अगर युद्ध हो रहा है तो ये युद्ध जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी एक अपनी हार मान ले। जैसे कि जब हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात करते हैं जो 1971 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ पे यही हुआ, भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। हमारे पास पाकिस्तान के 90,000 सैनिक थे, हमने 90 के 90,000 सैनिक छोड़ दिए, क्योंकि ये नॉर्मल वॉर में होता है कि ठीक है एक देश ने अगर हार मान ली, दूसरा जीत गया, तो वहीं पे युद्ध खत्म हो गया। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब है कि आपने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना है, मार ही दो, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, बस मार दो। ये होती है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। तो पोर्टुगीज़ ने ये तक कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी तक का यूज़ किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था पोर्टुगल्स का, मैनुअल अंटोनियो वसालो ए सिल्वा, तो देखिए ये ध्यान रखना कि सिल्वा उस समय गवर्नर जनरल था जब गोवा लिबरेशन वॉर हुआ था। इसने स्टॉक लिया न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी का इंडियन ट्रूप्स का। न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी मतलब इंडियन ट्रूप्स जो थे, यानी हमारे भारत के जो जवान थे, आर्मी थी, मिलिट्री थी, वो नंबर्स में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत सुपीरियर थी। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरा, भाई लड़ना तो है लेकिन खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, तो वहाँ पे ना तो फूड की इतनी ज़्यादा सप्लाई थी, ना एमुनिशन की सप्लाई थी पोर्टुगल फोर्सेस के लिए कि वो ज़्यादा समय तक इंडियन ट्रूप्स को रेजिस्ट कर पाएँ। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स को देखने के बाद उसने सरेंडर करने का डिसीजन लिया। उसने देखा कि इंडियन ट्रूप्स हमारे से नंबर में काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास ना फूड है ना एमुनिशन सप्लाई है, तो इसलिए उसने डिसीजन लिया कि अब ये समय है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, और उसने सरेंडर कर दिया। दूसरी बात कि उसको ये भी पता था कि पोर्टुगीज़ की गोवा में जो री इन्फोर्समेंट है वो नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि जो पोर्टुगीज़ नेवी है उसको सुएज़ कैनाल में इजिप्ट के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल है कि यार ये इजिप्ट कहाँ से आ गया और इसने पोर्टुगीज़ नेवी को सुएज़ कैनाल में क्यों ब्लॉक किया? इसके पीछे का कारण क्या है? सुएज़ क्राइसिस है 1956 की। बेसिकली 1956 में जब सुएज़ क्राइसिस हुई थी तब हमारे भारत ने इजिप्ट का समर्थन किया था। तो क्योंकि सुएज़ क्राइसिस में इंडिया ने इजिप्ट का समर्थन किया था, तो उसके बदले में इजिप्ट ने जब गोवा लिबरेशन वॉर चला था तो पोर्टुगीज़ नेवी को ब्लॉक किया। तो इस बात का पता जब सिल्वा को चला तो उसने तुरंत अपने पोर्टुगीज़ आर्म्ड पर्सनल्स को ये ऑर्डर दिया कि इंडियन फोर्सेस के आगे सरेंडर कर दिया जाए।
अब यहाँ पे ऑफिशियली 19 दिसंबर को एक सेरेमनी कंडक्ट की जाती है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है और यहाँ से जो पोर्तुगीज़ का 451 ईयर्स का रूल था गोवा में वो ख़त्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। ये जो पूरा का पूरा वॉर था ये 2 दिनों तक चला था। यहाँ पे 4688 मिलिट्री पर्सनल्स को कैप्चर किया गया था और इसमें टोटल कोस्ट यानी कि कितने लोगों की जान गई, तो इसमें 22 भारतीयों की जान गई थी और 30 पोर्तुगीज़ की जान गई थी। तो 22 इंडियंस एंड 30 पोर्तुगीज़ की मृत्यु हुई इस पूरे के पूरे 2 दिन के वॉर में और 4688 मिलिट्री पर्सनल्स को कैप्चर किया गया था। और यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध के बाद कितने साल का जो गोवा में पोर्तुगीज़ रूल था वो ख़त्म हुआ था, तो बेसिकली 451 ईयर्स का रूल यहाँ पे पोर्तुगीज़ का ख़त्म हुआ गोवा में। अब ये पूरा का पूरा जो मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन हुआ इसको नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि कोड नेम क्या था उस ऑपरेशन का जो भारत के द्वारा कंडक्ट कराया गया गोवा लिबरेशन वॉर के समय, तो क्या था, ऑपरेशन विजय उसका नाम था। अभी यहाँ पे जैसे ही पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट के पास न्यूज़ आई कि गोवा जो है वो भारत के पास चला गया है, तो वहाँ पे उन्होंने भारत के साथ जितने भी डिप्लोमेटिक लिंक थे वो सारे ख़त्म कर दिए और इस इनकॉर्पोरेशन को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया। उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि जो गोवा है वो इंडियन रिपब्लिक का पार्ट है। अभी यहाँ पे एक बात ये भी थी कि उस समय पोर्तुगीज़ के यहाँ एक अथॉरिटेरियन रूल था। जैसे ही ये रूल जाएगा वैसे ही इंडिया और पोर्तुगल के बीच में रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, हम आगे उसको देखेंगे। अभी यहाँ पे जो लिस्बन था, माने पूरा जो पोर्तुगल था, वहाँ पे मॉर्निंग शुरू हो गई, क्रिसमस सेलिब्रेशन तक को बंद कर दिया गया है। मतलब इतना इनको शौक लग गया, ये शौक में चले गए कि इन्होंने क्रिसमस तक को सेलिब्रेट नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे 1961 में पोर्तुगीज़ रूल ख़त्म होता है तो गोवा को इमीडिएटली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रख दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हेड किया जिनका नाम था कुनीरमन पलट कांडेत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही गोवा को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया तो गोवा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, सवाल पूछा सकता है। तो राइट आंसर क्या है, कुनीरमन पलट कांडेत। 8 जून 1962 को जो मिलिट्री रूल था उसको रिप्लेस किया गया और यहाँ पर एक सिविलियन गवर्नमेंट स्थापित होती है। अब इस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने गोवा के लोगों को प्रॉमिस किया कि उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उनकी स्टेट की, उसको रिटेन किया जाएगा। तो ये यहाँ पे भरोसा दिया गया गोवा के लोगों को। उसके बाद गोवा जो है उसको इंडियन यूनियन के तहत यूनियन टेरिटरी यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब 16 जनवरी 1967 को यहाँ पे एक रेफरेंडम कराया जाता है जिसका नाम दिया जाता है गोवा ओपिनियन पोल। अब इस रेफरेंडम की भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। बेसिकली ये रेफरेंडम के पीछे कारण था कि गोवा के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि ये डिसाइड करें कि क्या ये यूनियन टेरिटरी ही रहना चाहते हैं या फिर इनके बगल की जो स्टेट है महाराष्ट्र उसके साथ ये मर्ज होना चाहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये भारतीय इतिहास में पहला और अभी तक का इकलौता रेफरेंडम है जो हुआ है। ना तो इससे पहले कभी रेफरेंडम हुआ ना इसके बाद कभी रेफरेंडम हुआ। कई लोग ऐसे कई सेपरेटिस्ट थे जिन्होंने मांग करी कि कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में रेफरेंडम कराया जाए, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स में कई ऐसी बातें चलती हैं, मगर भारतीय इतिहास में ये इकलौता रेफरेंडम है जो हुआ है जो गोवा के लोगों को दिया गया। और कहीं पर भी इस प्रकार का रेफरेंडम पूरे भारत में नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो गोवा के लोग थे उन्होंने मर्जर, महाराष्ट्र के साथ जो मर्जर की अपॉर्चुनिटी थी उसके खिलाफ वोट दिया और उन्होंने कहा कि हमें यूनियन टेरिटरी ही रहना है। तो 1963 में नेहरू ने गोवा को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया और कहा कि अगले 10 साल के लिए गोवा यूनियन टेरिटरी रहेगा। फिर उसके बाद गोवा को जो फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाएगा किसके बेसिस पे, कि गोवा के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP, इस पार्टी की अहम भूमिका आती है। ये पार्टी चाहती थी कि गोवा का महाराष्ट्र के साथ मर्जर हो जाए। M से महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, M से मर्जर। तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी चाहती थी कि गोवा का महाराष्ट्र के साथ मर्जर हो जाए और वो इस 10 साल के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हालांकि MGP पहली रूलिंग पार्टी है जो गोवा में पावर में आई थी चुनावों के बाद जब पोर्तुगीज यहाँ से चले गए। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट रूलिंग पार्टी बनी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो विक्ट्री है MGP की, ये कंफर्म करती है कि गोवा के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ वो मर्ज हो जाए। लेकिन जो सोसाइटी थी वो इस इशू के ऊपर पूरी की पूरी डिवाइड थी। सवाल है कि डिवाइड किस बेसिस पे थी, तो उसका कारण था लैंग्वेज, कोंकणी। देखिए यहाँ के लोगों की जो चीफ लैंग्वेज है वो क्या है, कोंकणी है।
कई लोग कहते हैं कि कोंकणी एक अलग डायलेक्ट है, अलग लैंग्वेज है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कोंकणी जो है वो मराठी की ही एक अलग डायलेक्ट है। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र या गोवा से इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और हमें भी इनलाइटन करिएगा। मगर बेसिकली जो सोसाइटी डिवाइड थी उसके पीछे का क्या कारण था? लैंग्वेज उसका कारण था। ज़्यादातर जो कोंकणीज़ है वो बाइलिंगुअल हैं, यानी कि वो कोंकणी भी बोल लेते हैं और मराठी भी बोल लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोंकणी जो है वो मराठी का ही डायलेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और क्योंकि वो मराठी का ही डायलेक्ट है इसलिए वो लार्जेस्ट स्टेट जो है महाराष्ट्र के उसके साथ मर्जर के फेवर में थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि कोंकणी जो है वो अलग लैंग्वेज है, अपने आप में ये एक अलग लैंग्वेज है और इसलिए महाराष्ट्र के साथ अगर मर्जर होता है तो जो कोंकणी पीपल हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी रखा जाएगा, मतलब पहले मराठी लोगों को पूछा जाएगा फिर कोंकणी लोगों को पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे एक अदर पार्टी जो थी जिसका नाम था यूनाइटेड गोवंस पार्टी, इसने बिल्कुल मर्जर के खिलाफ बात करी। ये मर्जर के बिल्कुल खिलाफ थी। हालांकि एमजीपी पावर में आई, मैंने जैसे बताया कि जब चुनाव हुए तो एमजीपी पावर में आई और यहाँ पे वो काफ़ी इजीली इस बिल को असेंबली में पास कर सकती थी, जहाँ पे वो गोवा को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर सकते थे। मगर यूजीपी जो था उसने इस रेफरेंडम की बात करी और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लोगों को खुद कहा गया कि आप खुद इस रेफरेंडम में पार्ट लीजिए, बजाय इसके कि जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस डिसीजन के लिए वोट करें। पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ पे जनता है, जनता ने वोट दिया और अपना एमएलए या एमपी बनाया, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आगे फिर ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूजीपी ने ये कहा कि बजाय इसके कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके डिसीजन पर वोट दें, जनता को खुद अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप जनता जो है वो खुद यहाँ पे वोट करे और खुद डिसाइड करे कि उन्हें महाराष्ट्र के साथ गोवा का मर्जर चाहिए या फिर गोवा को वो एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाए रखना चाहते हैं। और यहाँ पे यूजीपी लीडर थे डॉक्टर जैक दे सिक्वेरिया। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, हार्ड वर्क किया इस रेफरेंडम के लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये वोट का, इसको इंडियन पार्लियामेंट में लाया गया और दोनों हाउसेज ने इसको पास किया। ऑब्वियस ये बात है कि जब रेफरेंडम होगा इस देश में तो उस रेफरेंडम कराना है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो जो क्वेश्चन था वोट का या रेफरेंडम का, ये इंडियन पार्लियामेंट में लाया गया। बोथ राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेज ने यहाँ पे इसको पास किया। फिर गोवा दमन एंड दीव ओपिनियन पोल एक्ट, इसको दोनों हाउसेज में पास करने के बाद प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया, यानी इसको साइन किया 16 दिसंबर 1966 को। और उसके बाद फिर 16 जनवरी 1967 में यहाँ पे रेफरेंडम होता है। तो मैंने आपको बताया कि रेफरेंडम की भी एक अलग स्टोरी है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने देख ली कि रेफरेंडम की बात यहाँ पे क्यों आई और उसके पीछे सबसे बड़ा जो बेसिस है रेफरेंडम का वो क्या था, वो लैंग्वेज थी। अब गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र के साथ मर्जर के अगेंस्ट वोट दिया। यहाँ पर 54% लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट के साथ गोवा के मर्जर के अगेंस्ट खिलाफ वोट दिया था। तो इस प्रकार से जो गोवा है वो पहले यूनियन टेरिटरी ही रहा, वो महाराष्ट्र के साथ मर्ज नहीं हुआ। उसके बाद गोवा असेंबली में 1976 में एक रेजोल्यूशन पास होता है और वहाँ पे फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठाई जाती है। फिर गोवा 30 मई 1987 को एक स्टेट बनता है और दमन एंड दीव जो है उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। अब यहाँ पे जब गोवा को लिबरेट किया गया, गोवा को आज़ाद किया गया, तो यहाँ पे सोवियत यूनियन और बाकी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट को मैंने कवर नहीं किया है अभी तक, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको कवर करने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सोवियत यूनियन से रिलेटेड जी के क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। अगर मैंने ये बना दी होगी तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। बेसिकली जब पूरी दुनिया दो धड़ों में बट रही थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, तो वहाँ पे एक नॉन अलाइंड मूवमेंट है जिसने कहा कि हम ना कैपिटलिस्ट बनेंगे ना कम्युनिस्ट बनेंगे, और उसमें भारत भी एक पार्ट था। और यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनका काफ़ी अहम योगदान था। जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। महात्मा गांधी से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हैं,
हैं, चक्रवर्ती अशोक हैं, हर्षवर्धन हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, भगत सिंह हैं। ऐसे कई पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी जीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं जीके क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जैसे कि USSR है या फिर रिपब्लिक डे के ऊपर जीके क्वेश्चंस, ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोबारा अपना टॉपिक पर आते हैं कि जैसे ही गोवा को पोर्टुगीज़ के राज से लिबरेट कराया गया, आज़ाद कराया गया, तो उसको सोवियत यूनियन पहला देश था जिसने हेल किया। उसके साथ साथ काफ़ी नॉन अलाइन मूवमेंट के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी इसको हेल किया और इसको एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की तरह देखा, जो कि बाकी पोर्टुगीज़ कॉलोनी में भी देखने को मिली जैसे कि अंगोला। लेकिन अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और नाटो जो था इसका काफ़ी नेगेटिव बिहेवियर था। यहाँ पे पता चलता है आपको कि किस प्रकार से ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं ये हमेशा भारत के खिलाफ रही हैं। इवन यूनाइटेड नेशन तक ने भी इसका विरोध किया और कहा कि ये जो इंडिया का एक्शन है ये काफ़ी रैश है और हम ये चीज़ ऐसे किसी देश से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जिसने पूरी दुनिया को नॉन वायलेंस सिखाई है। अब तुम बताओ, यहाँ पे पोर्टुगीज़ की गवर्नमेंट पोर्टुगल में बैठ के ये तक कह रही है कि स्क्रैच्ड अर्थ पॉलिसी तक का यूज़ करो, लेकिन यहाँ तुम्हें ये वायलेंस नहीं दिख रहा है और हम अपने ही हिस्से को विदेशी पावर से आज़ाद करवा रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये नॉन वायलेंस होगी, ये बड़ा रैश है। ये इसको बोलते हैं दोगलापन, ये होता है पाखंड। इसे पाखंड बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा इंडिया ही गलत लगेगा लेकिन तुम्हें अपना यूरोपियन कंट्री गलत नहीं लग सकती। अब यहाँ पे इंडिया और पोर्टुगल के रिश्ते जो थे वो काफ़ी ख़राब हो गए, सारे डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म हो गए, लेकिन ये फिर से थोड़े अच्छे बनने लगे 1974 से। बेसिकली पोर्टुगल जो था वहाँ पे ऑथोरिटेरियन रूल था, तो यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मिलिट्री कू होता है। यहाँ पे कूप नहीं पढ़ते हैं, इसको कू पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मिलिट्री कू होता है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी लिबरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है। तो वहाँ पे जो गोवा है उसको उस गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भारत का पार्ट है और फिर स्टेप्स लिए जाते हैं कि कैसे री इस्टेब्लिश किए जाए डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे भारत के साथ। 31 दिसंबर 1974 को इंडिया और पोर्टुगल के बीच में ट्रीटी साइन होती है, जहाँ पे पोर्टुगीज़ जो हैं वो गोवा, दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली इन सारों के ऊपर भारत की पूरी जो सोवरेनिटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बेसिकली 31 दिसंबर 1974 में आके पोर्टुगल्स ने भारत की जो सोवरेनिटी है गोवा के ऊपर, दमन दीव, दादर, नगर हवेली के ऊपर उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद 1990 में भारत के प्रेसिडेंट थे रामास्वामी वेंकटरमन, ये पोर्टुगल गए और उसके बाद फिर 1992 में पोर्टुगीज़ प्रेसिडेंट मारियो सुआरेस थे जो पहले पोर्टुगीज़ के हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने गोवा विजिट किया भारत के द्वारा एनेक्स करने के बाद। तो फर्स्ट पोर्टुगीज़ हेड ऑफ स्टेट मारियो सुआरेस थे जो गोवा में विजिट करे जब गोवा को भारत ने एनेक्स कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि 17 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ, 19 दिसंबर आते आते पोर्टुगीज़ की जो आर्मी थी, सिल्वा जो उनका गवर्नर जनरल था, उसके अंडर पूरे पोर्टुगीज़ ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो 19 दिसंबर को हम इसलिए गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं। हर साल भारत में गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट होता है 19 दिसंबर को और हम इस दिन रिकॉग्नाइज़ करते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस का जो उन्होंने रोल प्ले किया गोवा की लिबरेशन में, गोवा लिबरेशन वॉर में, ऑपरेशन विजय के तहत। तो यहाँ पे गोवा कैसे आज़ाद हुआ, भारत का हिस्सा कैसे बना, पहले मिलिट्री के अंडर रहा, लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे रहे, फिर यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरी बना और फिर स्टेट बना। पूरी स्टोरी हमने अच्छे से विस्तार से देख ली है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज गोवा लिबरेशन डे, कौन से दिन को गोवा लिबरेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 दिसंबर को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज हेड ऑफ स्टेट टू विजिट गोवा आफ्टर इज एनेक्सेशन बाय इंडिया? गोवा को जब भारत ने एनेक्स कर दिया तो उसके बाद पहला पोर्टुगीज हेड ऑफ स्टेट कौन था जिसने गोवा में विजिट किया था? तो राइट आंसर मारियो सुआरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट पोर्टुगीज हेड ऑफ स्टेट मारियो सुआरेस विजिटेड गोवा आफ्टर इज एनेक्सेशन बाय इंडिया? तो कौन से साल आए थे? 1992 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पोर्टुगल इन विच द पोर्टुगल रिकॉग्नाइजिंग फुल सोवरेनिटी ऑफ इंडिया ओवर गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली? तो इंडिया और पोर्टुगल के बीच में वो ट्रीटी कब साइन होती है जिसमें पोर्टुगीज़ ने भारत की पूरी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया था गोवा, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली में? तो कब साइन हुई? 31 दिसंबर 1974 को साइन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एन एंटी कॉलोनियल मिलिट्री कूप हैपेंड विच ब्रिंग्स द फॉल ऑफ द ऑथोरिटेरियन रूल इन लिस्बन? तो पोर्टुगल में अथॉरिटेरियन रूल था, तो किस साल एंटी कॉलोनियल मिलिट्री कूप होता है जिसके बाद ये जो अथॉरिटेरियन
अथॉरिटेरियन रूल है ये ख़त्म हो जाता है। तो कब होता है? 1974 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हेल द लिबरेशन ऑफ गोवा एज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट? पूरी दुनिया में कौन सा पहला देश था जिसने गोवा की जो लिबरेशन है उसको हेल किया था? तो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, आज के समय का रशिया। और बाकी भी जो नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर्स थे उन्होंने भी इसको हेल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा फाइनली बिकम अ स्टेट ऑन कौन सी तारीख को गोवा फुल फ्लैश स्टेट बना था? तो राइट आंसर 30 मई 1987, 1987 को गोवा जो है वो पूरा फुल फ्लैश स्टेट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द गोवा असेंबली डिमांडिंग फुल स्टेटहुड? गोवा असेंबली में कब वो रेजोल्यूशन पास हुआ जिसने पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा था? तो राइट आंसर 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल वोटेड अगेंस्ट मर्जर ऑफ गोवा विद महाराष्ट्र? जब गोवा में रेफरेंडम हुआ और उनको ये कहा गया कि बताइए आप यूनियन टेरिटरी में रहना चाहते हैं या फिर महाराष्ट्र के साथ मर्जर चाहते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ मर्जर के खिलाफ वोट दिया था? तो 54% लोगों ने महाराष्ट्र के साथ मर्जर के खिलाफ वोट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजीपीज लीडर वर्कड हार्ड फॉर द रेफरेंडम अगेंस्ट मर्जर ऑफ गोवा विद महाराष्ट्र? तो यूजीपी जो थी वो मर्जर के खिलाफ थी। तो कौन सा इनका वो नेता था जिसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी इस मर्जर के खिलाफ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर जैक दे स्क्वेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ लैंग्वेज ऑफ गोवास पीपल वॉज? गोवा के लोगों की चीफ लैंग्वेज क्या है? तो कोंकणी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई लोग कहते हैं कि ये महाराष्ट्र का ही डायलेक्ट है, कई लोग कहते हैं कि ये अपने आप में एक अलग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1963 नेहरू हैड डिक्लेयर्ड दैट गोवा वुड रिमेन अ यूटी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल तक गोवा यूनियन टेरिटरी रहेगा? ये नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था 1963 में। तो कितने साल तक कहा था? 10 साल तक कहा था। 10 साल के बाद गोवा के लोगों की क्या विश है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल इन 1961 गोवा वॉज प्लेस्ड अंडर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय होम एज लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो गोवा जैसे ही पोर्टुगीज से आज़ाद होता है वहाँ पे उसको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रख दिया जाता है। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो कुनी रमन पलट कांडेत, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गोवा के जब उसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू अ ऑपरेशन फॉर द एनेक्सेशन ऑफ गोवा? जो गोवा लिबरेशन वॉर था जिसके माध्यम से गोवा को एनेक्स किया गया, कोड नेम क्या दिया गया था उस ऑपरेशन को? तो क्या नाम था? ऑपरेशन विजय उसका नाम था। ऑपरेशन कैक्टस को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, ये राजीव गांधी जी की सरकार के समय हुआ था, इसको जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑपरेशन ऑल क्लियर ये भूटान में हुआ था। तो बेसिकली हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिस्ट थे वो भाग के भूटान में चले गए थे। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने और भूटान की गवर्नमेंट ने मिलके ऑपरेशन ऑल क्लियर किया था। इसको भी मैंने अलग से अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। इन दोनों ऑपरेशन से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ऑपरेशन रेनबो, इसको रेनबो रिवोल्यूशन भी कहते हैं। रेनबो रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का पार्ट है। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस को मैंने अच्छे से कवर किया है, जिसमें रेनबो रिवोल्यूशन मैंने कवर किया है, पिंक रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, सारे रिवोल्यूशंस को मैंने अच्छे से कवर किया है। इन सारे के लिंक्स पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, वहाँ पे आपको काफ़ी रिवोल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जिस ऑपरेशन के तहत गोवा को अनेक्स किया उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन विजय। कैक्टस, ऑल क्लियर और रेनबो रिवोल्यूशन सारे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा। या मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस वो मैंने आपको बता दी, एक और है इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, वहाँ पर भी आपको सारे ऑपरेशंस मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स पोर्टुगीज रूल्ड इंडिया? कितने साल तक पोर्टुगीज का भारत पर राज रहा? तो ऑप्शन सी 451 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इजिप्ट सपोर्टेड इंडिया इन गोवा लिबरेशन वॉर? इजिप्ट ने भारत का समर्थन क्यों किया गोवा लिबरेशन वॉर में? क्यों किया? सुएज क्राइसिस जो हुई थी 1956 में, उसकी वजह से, क्योंकि उसमें इंडिया ने इजिप्ट का समर्थन किया था, इसलिए इजिप्ट ने इंडिया का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पोर्टुगीज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन विजय? जब ऑपरेशन विजय हुआ, गोवा लिबरेशन वॉर हुआ, उस समय पोर्टुगीज का कौन सा गवर्नर जनरल था गोवा में? तो क्या नाम था? मैनुअल अंटोनियो वासालो ई सिल्वा। तो सिल्वा से आपने नाम याद रखना है, और अगर पूरा नाम याद रख सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है भाई। मैनुअल अंटोनियो वासालो ए सिल्वा, ये इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पोर्टुगीज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ गोवा लिबरेशन वॉर? पोर्टुगीज का प्राइम मिनिस्टर कौन था? सालाजार प्राइम मिनिस्टर था, अंटोनियो डे ओलिवेरा सालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ गोवा लिबरेशन वॉर?
गोवा लिबरेशन वॉर जब हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हुआ जो फाउंडर ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी इन पोर्टुगीज इंडिया। अब सबसे पहले जो एक कंक्रीट रेजिस्टेंस मिली थी पोर्टुगीज के रूल को इंडिया की, वो मिली थी गोवा कांग्रेस कमेटी की वजह से। तो गोवा कांग्रेस कमेटी के फाउंडर कौन थे, तो त्रिस्टाओ दे ब्रांका कुन्हा, ऐसे याद रखना है कुन्हा। तो त्रिस्टाओ दे ब्रांका कुन्हा जो थे वो फाउंडर थे गोवा कांग्रेस कमेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पोर्टुगीज इनक्लेव इन इंडिया वर कलेक्टिवली नोन बाय विच नेम। जितने भी पोर्टुगीज इनक्लेव थे हमारे भारत में, उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता था, फर्स्ट स्लाइड में बताया था मैंने आपको, इस्तादो दा इंडिया कहा जाता था। तो यह है दोस्तों पूरे लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने देखा कि गोवा की लिबरेशन कैसे हुई। सबसे पहले पोर्टुगीज कब आए, उन्होंने राज किया, फिर उनके राज में कैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई, गोवा कांग्रेस कमेटी कैसे बनी, किसने बनाई, फिर वो कैसे आईएनसी के साथ मिली, यहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हर्डल्स आई, कैसे ऑपरेशन विजय हुआ, पूरा का पूरा गोवा लिबरेशन वॉर कैसे हुआ, फिर गोवा को मिलिट्री रूल में रखा गया, फिर उसको यूटी बनाया गया, फिर उसको स्टेट बनाया गया, रेफरेंडम कराया गया, पूरी की पूरी प्रोसेस, सारी की सारी स्टोरी हमने विस्तार से कवर कर ली। अंत में हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर कर लिए। इससे ज़्यादा होलिस्टिक वीडियो आपको गोवा लिबरेशन वॉर की शायद ही पूरे यूट्यूब में कहीं और आपको मिले। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितनी भी वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया है उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार उन वीडियोस को जरूर चेक करिएगा। सारी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।